दोस्तों, कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला मालेगांव केस से रिलेटेड सुनाया है, जहां पर सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें मुख्य आरोपी भाजपा की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा थी। इस केस में कोर्ट ने क्या-क्या सुनवाई की है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया था या फिर सप्लाई किया था। यह भी साबित नहीं हो पाया कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठे नहीं किए, जिसकी वजह से सबूतों में गड़बड़ी हुई। पहला फैसला कोर्ट ने यह सुनाया। इसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, यह भी साबित नहीं हो पाया। कोर्ट फैसले की सुनवाई करते हुए कहता है कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया, घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं किए गए, बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर ही नहीं हुआ। साध्वी प्रज्ञा उस बाइक की मालिक थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। कोर्ट की तरफ से कहा गया क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ने इस धमाके से, इस कांड से 2 साल पहले ही अध्यात्म का जीवन चुन लिया था। इस वजह से बाइक उनकी है या नहीं, इस बात को लेकर कोई ठोस सबूत साबित नहीं हो पाया है। इस वजह से इस फैसले में जो कहा जा रहा था कि साध्वी प्रज्ञा की ही वो बाइक थी, ये ठीक तरीके से साबित नहीं किया जा सका। कोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद यह भी कहा गया कि ब्लास्ट से ठीक पहले बैठक हुई थी, यह भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए थे, यह भी साबित नहीं हो पाया, जिस पर आरोप लग रहा था कि वो कश्मीर से वो आरडीएक्स लेकर के यहां तक आए हैं। इन तमाम जो आरोप लगे थे वो साबित नहीं हो पाए हैं। बाइक पर चेसिस नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो कभी रिकवर ही नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट कहता है कि स्पॉट पंचनामे से भी कुछ सामने नहीं आया और आखिर में कोर्ट इस फैसले की सुनवाई करते हुए कहता है कि जब इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम सबूतों में खामियां पाई गई हैं तो यूएपीए लागू होता ही नहीं है, यूएपीए का ये मामला बनता ही नहीं है। कोर्ट इस फैसले की सुनवाई करते हुए कहता है कि प्रोसिक्यूशन ने साबित तो कर दिया कि मालेगांव में धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित करने में नाकाम रहे कि बाइक में बम प्लांट किया गया। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि घायल लोगों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी। कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेरफेर हुआ है। कोर्ट की तरफ से कहा यह जाता है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए गए थे, इनमें से कई मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे थे जो फर्जी बनवाए गए थे। इस मामले की जब सुनवाई हुई, फैसला आया, तब सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आरोपियों के नाम एक बार आपको दोबारा से याद दिला देती हूँ। मुख्य आरोपी के तौर पर पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहरकार, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। इन सभी सातों आरोपियों पर मालेगांव बम धमाके में शामिल होने का आरोप था और ये करीब कई सालों से, 1 दशक से लंबे समय से ये केस चल रहा था और आज 31 जुलाई 2025 को इसका फैसला सुनाया गया है। जब ये फैसला सामने आया तो असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें सवाल भी उठाए हैं। ओवैसी इस मामले पर पोस्ट करते हुए 5 सवाल उठाते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, मालेगांव विस्फोट मामले का फैसला निराशाजनक है। विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए और लगभग 100 लोग घायल हुए। उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। जानबूझकर की गई घटिया जांच, अभियोजन पक्ष ही बरी होने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा सवाल ओवैसी उठाते हैं, विस्फोट के 17 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाने की मांग की थी? क्या महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल जवाबदेही की मांग करेंगे? उन 6 लोगों की हत्या किसने की? तीसरा सवाल ओवैसी लिखते हैं कि याद कीजिए 2016 में मामले की तत्कालीन अभियोजक रोहिणी सालियान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि एनआईए ने उनसे आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाने को कहा था। याद कीजिए 2017 में एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को बरी करवाने की कोशिश की थी। वही व्यक्ति 2019 में भाजपा सांसद बना। चौथा सवाल, करकरे ने मालेगांव में हुई साजिश का पर्दाफाश किया था और दुर्भाग्य से 26/11 के हमलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे गए। भाजपा सांसद ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने करकरे को श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु उसी श्राप का परिणाम थी। पांचवा सवाल था, क्या एनआईए एटीएस अधिकारियों को उनकी दोषपूर्ण जांच के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा? मुझे लगता है हम इसका उत्तर जानते हैं। यह आतंकवाद के विरुद्ध कठोर मोदी सरकार है। दुनिया याद रखेगी कि इसने एक आतंकवाद के आरोपी को
सांसद बनाया। साध्वी प्रज्ञा पर वो सवाल उठाते हुए कहते हैं कि आतंकवाद के आरोपी को सांसद बनाया। आपको बताते चले कि मालेगांव कांड जब हुआ था उस दौरान करीब रमजान के महीने में यह घटना हुई थी। करीब 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। वहीं कोर्ट इस मामले की जब सुनवाई करता है, 7 आरोपियों को बरी करता है, तो फैसले में यह भी बताता है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में जितने जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, जिन्होंने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और बाकी के आरोपियों के बरी होने पर इस फैसले पर निराशा जताई है, उन्होंने ये कहा है कि वो इस केस को चुनौती देंगे और इसको हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे और दोबारा से इस मामले में जांच करने की मांग करेंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है, ये जो केस है इसकी शुरुआती जांच एटीएस ने की थी। 2011 में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया था और एनआईए ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में कई बार 3 जांच एजेंसियां और करीब 4 बार जज बदले जा चुके हैं। इस पर भी तमाम सवाल उठे थे, केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए थे और लगातार भाजपा पर इसको लेकर के निशाने भी साधे गए थे। बताते चलें दोस्तों कि इस केस में जब तमाम लोगों की मौत हुई थी, जो पीड़ित पक्ष हैं वो लगातार इस केस पे न्याय की मांग कर रहे थे और जब करीब 1 दशक से भी लंबे समय बाद इस केस में फैसला आता है, तब 7 आरोपियों को बरी करने की खबर सामने आती है, जिसके बाद तमाम जो आरोपी हैं या जो आरोपी कहे जा रहे थे वो अपने अपना रिएक्शंस देते हैं। लेकिन अभी भी पीड़ित पक्ष को और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि उन्हें इस फैसले में न्याय नहीं मिला है और इसको लेकर के वो हायर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस फैसले पर रोक लगेगा। सुप्रीम कोर्ट जब पीड़ित पक्ष जाएगा तो आगे इस पूरे केस में क्या एक्शन, क्या मोड़ सामने आता है। फिलहाल के लिए खबर इतनी है कि मालेगांव के जो सभी 7 आरोपी बताए जा रहे थे उन्हें बरी कर दिया गया है। अब इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।